देखो बेटा, आज मैं जो तुम्हें करा रहा हूँ फोर्थ चैप्टर के जो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। वैसे तो न्यूमेरिकल फिजिक्स में ज्यादा आते नहीं है, 70 नंबर का पेपर होता है, तो मेरे ख्याल से बहुत मैक्सिमम न्यूमेरिकल आते हैं तो 15-16 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। वैसे एवरेज के हिसाब से देखें कि जो ठीक ठाक तो 12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, 70 में से 12 नंबर के, ज्यादा से ज्यादा होंगे 15-16 नंबर के होंगे। तो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो फोर्थ चैप्टर के मैं सारे न्यूमेरिकल तुम्हें समझा दे रहा हूँ, किस टाइप के आते हैं और कैसे करना है। मैं किसी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा, मैं खुद ही बताऊंगा क्या है, ठीक है, लैंग्वेज खुद ही बता दूंगा और मैं खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप समझते जाना कैसे कैसे है। पहला देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बेटा। देखो ये आपको पता है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर है, तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर है। इसमें करंट मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, और मान लो कितने एम्पियर है, 8 एम्पियर का करंट तो स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही, एक मिनट बेटा, आ रही है, सर, बोर्ड फ्रीज है सर। एक मिनट। आगे, अब आ रहा है बेटा, हेलो, आ रहा है, नो सर, फ्रीज है सर, बोर्ड सिर्फ। फ्रीज है, अब आ रही है बेटा, यस सर। ठीक है। यस सर। तो देखो इधर देखते हैं, तो हम लगभग 6-7 न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे अच्छे जिस टाइप के हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एक स्टेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना करंट है, I1 करंट है, कितने एम्पियर का, 8 एम्पियर का करंट है। एक और वायर ले ली मैंने इसके बगल में, एक और स्टेट करंट कैरिंग वायर ले ली मैंने, इसके पैरेलल ले ली, तो ये एक और वायर हो गई मेरी, ये भी स्टेट करंट कैरिंग वायर है। इसमें भी करंट मान लो किधर की तरफ जा रहा है, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, I2 जा रहा है, और मान लो कितने एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। तो दो वायर है, नाम देना चाहो तो नाम दे दो, इसको XY नाम दे दो, इसको MN नाम दे दो, ठीक है। और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो पता है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मान लो 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि दोनों स्टेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर के मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू स्टेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर। और ये पॉइंट कहाँ पे है, इनके मिड पॉइंट पे है, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे हमें निकालना है, यानी ये दोनों पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग वायर है, और इनके मिड पॉइंट पे मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इनके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी उसको नाम दे देते हैं, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P पॉइंट दे देते हैं। ये पॉइंट इन दोनों वायर के मिड पॉइंट पे है, तो यहाँ पे कितना नेट मैग्नेटिक फील्ड है हमें फाइंड करना है, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, और P पॉइंट जो है वो इनके क्या है, P इन दोनों वायर के बीच में मिडल पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो अब देखो बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है। तो हम देखते हैं भाई, फर्स्ट वायर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी और सेकंड वायर भी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, और सारा रोल होता है डायरेक्शन का। मैंने राइट हैंड लिया, राइट हैंड लिया, थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में क्या रखा, थंब रखा, करंट किधर जा रहा है, फर्स्ट वायर में ऊपर जा रहा है, एक्स से किधर जा रहा है, वाई जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा, फिंगर बताएंगे, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड नॉर्मल, तो इनवर्ड नॉर्मल, तो अंदर की तरफ होगा। तो फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, और वो है इनवर्ड नॉर्मल, क्योंकि एक्स से करंट किधर जा रहा है, वाई पे जा रहा है ऊपर, और मैग्नेटिक और फिंगर किधर जा रही है, अंदर जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, और फिंगर क्या होगी बेटा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इनवर्ड नॉर्मल। तो B1 जो होगा फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है B1, जो B1 होगा वो होगा इनवर्ड नॉर्मल, परपेंडिकुलर होगा पॉइंट पे पर इनवर्ड नॉर्मल, यही है। तो हम B1 निकाल सकते हैं, B1 कितना आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है स्टेट इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से होता था म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। अब R क्या होगा, तो R मैं आपको समझाता हूँ R क्या है। P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा यहाँ से,
क्योंकि पी पॉइंट मिड पॉइंट है इसका, तो जो आर होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर होगा, तो आर हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर है। तो आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर। उधर से भी 5 ही रहेगी। और हमें एक और चीज पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड नॉर्मल होगा, अंदर की तरफ होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो B1 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर, और करंट कितना, I1। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, ये B1 है। तो B1 किधर होगा, इनवर्ड नॉर्मल होगा। किधर होगा, इनवर्ड नॉर्मल होगा, क्योंकि आप खुद ही देखो, राइट हैंड लिया, थंब की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल। निकाल लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी बेटा। I1 है 8 एम्पियर, ठीक है। R जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 है, यही है। म्यू नोट की वैल्यू हमें पता है, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये म्यू नोट की वैल्यू होती है। तो यहां से अगर हम देखें कितना हो जाएगा, ये 2 पाई और 5 पाई कितना हो गया, 10 पाई। तो देखो कितना हो गया बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 16/5 into 10 10 की की पावर पावर माइनस माइनस ये 10 की पावर -5 रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो गया, और 10 फिर से है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इतने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया, किधर आया, अंदर की तरफ आ गया। किधर आया, अंदर की तरफ आया। तो अब देखो इस वायर की वजह से देखते हैं, इस वायर की वजह से। तो बेटा बच्चे उल्टा हाथ ले लेते हैं, अरे लो सर ये भी अंदर, अरे उल्टा नहीं लेना, लेना हमेशा सीधा ही है, उल्टे का तो कोई रोल ही नहीं है। फिर राइट हैंड ही लूंगा मैं, थंब की डायरेक्शन में करंट रखूंगा। जो MN वायर है उसमें करंट किधर जा रहा है, I2 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, I2 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा बेटा, बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, हमेशा राइट हैंड ही लेंगे और क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। ध्यान देना, लेना है राइट हैंड और क्लॉकवाइज ही घुमाना है हमेशा, और थंब हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर रखा और क्लॉकवाइज घुमाया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा बेटा, आउटवर्ड नॉर्मल आएगा। तो B2 जो आएगा C पॉइंट पे, वो किधर आएगा, B2 जो आएगा वो निकालते, तो B2 निकाल लेते हैं। तो B2 कितना होगा, तो B2 होगा म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई R, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई R, यही है। वैल्यू डालते हैं, I2 की अब वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू होगी 2 एम्पियर, R की कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -2, कितने मीटर है, सेंटीमीटर में डाल दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। म्यू नोट कितना है बेटा, म्यू नोट है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/5 हो गया, ये 10 की पावर -5 हो गया। मैं इसको 40/5 लिख दूं, ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। 40/5 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, यही है। अब देखो साफ पता चल रहा है B1 किधर है भाई, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो B1 है वो है इनवर्ड नॉर्मल, और B2 जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल। B1 की वैल्यू आप देखोगे अंदर जा रहा है, अंदर, तो इनवर्ड नॉर्मल, और B2 जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल है। तो B1 ग्रेटर है किससे, B2 से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, कितना हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, माइनस करोगे तो माइनस करो, 32 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा, 24 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ होगा, B1 की तरफ। B1 किधर है भाई, बड़े की तरफ, बड़ा कौन है, B1, B1 किधर है, इनवर्ड नॉर्मल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो कितना होगा, B होगा, 24 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, और किधर होगा, इनवर्ड नॉर्मल होगा। किधर होगा, इनवर्ड नॉर्मल होगा। ठीक है, यहाँ पे तो माइनस हो रहा था, अगर मैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा, नीचे ले आऊंगा, तो देखो अब क्या हो जाएगा,
तब वही हो जाएगा, तब B2 भी किधर हो जाता। अब ये अगर मैं सेम क्वेश्चन रखता, अगर मैं क्वेश्चन सेम रखूं लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या कर दूं, ML में करंट की डायरेक्शन नीचे कर दूं, तो थंब किधर लोगे बेटा, थंब किधर आएगा, नीचे आएगा करंट की डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज ही घुमाओगे, राइट हैंड लोगे, हम करंट की डायरेक्शन में अच्छा क्लॉकवाइज घुमाए तो B2 भी किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, एक डबल रोटी और दे अंदर दो। की तरफ हो जाएगा। तब B2 भी अंदर की तरफ हो जाएगा, तब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, B1 भी अंदर और B2 भी अंदर, B1 भी इनवर्ट नॉर्मल, B2 भी इनवर्ट नॉर्मल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। भले भैया एक डबल रोटी और दे दो, सुबह के 10 रुपए भी है। अरे भाई ये कौन है डिस्टर्ब कर रहा है भाई, सर कौन है? शशांक है। चलो इधर देखो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा, B1 और B2 है, तब B1 भी अंदर हो जाएगा, B2 भी अंदर हो जाएगा, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 प्लस B2। तब कितना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 40 × 10⁻⁻6 टेस्ला, जीरो हटा दो तो 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। और नेट मैग्नेटिक फील्ड तब कितना होगा, तब भी नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड नॉर्मल, कितना होगा, इनवर्ड नॉर्मल। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो मैंने बता दिया। दूसरे टाइप का लेते हैं, ये फर्स्ट का टाइप का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था ये, इसमें मैंने 2 केस लेके बता दिए। दूसरा लेते हैं बेटा क्वेश्चन देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लो बोर्ड के परपेंडिकुलर दिखाना है मुझे, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा तो क्रॉस से दिखाते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं तो डॉट से दिखाते हैं। तो ध्यान देना, अगर बोर्ड के या प्लेन ऑफ पेपर के मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और इनवर्ड नॉर्मल है, अंदर की तरफ है, नॉर्मल है तो क्रॉस से, और आउटवर्ड नॉर्मल है तो किससे दिखाते हैं भाई, डॉट से दिखाते हैं। तो अभी मैं क्रॉस से ही दिखा दे रहा हूँ, तो ये मैंने क्रॉस बना दी। अगर मैंने इक्वल दूरी पे क्रॉस बना दी, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बोर्ड के अंदर जा रही है तीर की तरह, एरो की तरह, और एरो का तीर की आपको टेल दिख रही है, एरो की आपको टेल दिख रही है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी तो एरो की क्या दिखेगी आपको, टेल दिखेगी, यही है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो डायरेक्शन है वो तो फिक्स ही है, इनवर्ड नॉर्मल, और मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, वो लैंग्वेज में देंगे, स्टेटमेंट में देंगे, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान लिया 80, ठीक है, टेस्ला ले लिया, 80 टेस्ला है, ठीक है। हालांकि जो परमानेंट मैग्नेट होती है उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, 4, 5, 6 टेस्ला तक ही होता है, इससे ज्यादा होता नहीं, चाहे कितनी स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट क्यों ना हो। अच्छा, हमने 80 टेस्ला ले लिया, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड नॉर्मल है, क्या है, इनवर्ड नॉर्मल है। हमने क्या काम किया, इसके अंदर मान लो एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रहा है, मान लो अल्फा पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है, ये अल्फा पार्टिकल हो गया। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो है तो ये चार्ज पार्टिकल, वो अलग बात है कि अल्फा पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो v वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है। और ये वेलोसिटी हम ले लेते हैं, मान लो ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये वेलोसिटी मान लो थोड़ा लाइट के कंपैरेटिव वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ, तो मान लो ये वेलोसिटी जो है वो c/, कितनी है, c/2 है, c/2। c आपको पता है लाइट की स्पीड होती है, c आपको पता है क्या है, लाइट की स्पीड होती है, तो लाइट की स्पीड से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में,
इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ध्यान देना मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है बोर्ड के इनवर्ड नॉर्मल और वेलोसिटी वेक्टर उधर है। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और इनवर्ड नॉर्मल है और वेलोसिटी वेक्टर उधर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए। तो वेलोसिटी वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, यानी वेलोसिटी जो है, यानी जो चार्ज पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। जो अल्फा पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, ठीक है। यानी वेलोसिटी वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री भी बताओ, ठीक है, और ये क्या करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मोशन कैसा होगा। तो ध्यान देना ये जो है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा, तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने लगेगा। तो ये तो समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको जो प्रोवाइड करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो वो सर्कुलर मोशन में ही रिवॉल्व करेगा, ऐसे ही रिवॉल्व करने लगेगा सर्कुलर मोशन में। तो हम जो है ये सर्कुलर मोशन में, तो हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो देखते हैं बेटा, आसानी से समझ आ जाएगा इसमें। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट नॉर्मल है और वेलोसिटी वेक्टर ये रहा इस डायरेक्शन में। मैं ऐसे है ना, तो मैं इसको थोड़ा पैरेलल यहाँ ले आया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे समझो, ये वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड, पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नहीं है, अंदर है। तो देखो V क्रॉस B, V की डायरेक्शन में हथेलियां रखेंगे और क्रॉस कर देंगे B की तरफ, तो फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह क्या करेगा, काम करेगा, और ये सेंटर की तरफ लगेगा ओ पे, और ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, आप सारी चीजें चाहो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज मैंने बताई थी, अगर हमें करना है तो अगर ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करे, क्योंकि ये फोर्स इसको जो प्रोवाइड करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर रहेगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, कहीं पे भी ले लो ये पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, अल्फा पार्टिकल, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, हमेशा जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी। क्या होगी, टेंजेंशियल। तब सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, तब इधर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर है। और आपको पता है बेटा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कोई वर्क डन नहीं करेगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, वो होता है F डॉट S होता है, F डॉट S होता है, ठीक है। तो आप खुद भी देखोगे, या जो पावर होती है, पावर, तो हमें पता है अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा, वर्क डन अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो S बाय T जो होता है ये वेलोसिटी होती है, तो F डॉट V, तो वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, तो पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो आप खुद ही देखो पावर कितनी आ जाएगी, F डॉट V यानी कितना हो जाएगा, FV cos थीटा। फोर्स किधर लग रहा है बेटा, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर लग रही है, यानी हमेशा टेंजेंशियल है। अगर यहाँ पे भी कहीं पे भी ले जाओ, यहाँ पे आ जाएगी वेलोसिटी, तो ये रही डायरेक्शन, ये वेलोसिटी वेक्टर। और जो फोर्स है सेंट्रीपिटल वो अंदर की सेंटर की तरफ ही लगेगा फोर्स, तब भी ये इसके क्या रहेगा, तब भी ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ऑलवेज जो है वेलोसिटी वेक्टर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, cos 90 रहेगा। तो क्या हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी बेटा, पावर 0 हो जाएगी। पावर 0 हो जाएगी तो वर्क डन भी जो है वो कितना हो जाएगा, तो वर्क डन भी 0 है।
तो वर्क डन इसलिए भी 0 है क्योंकि एफ डॉट एस था, तो एफ एस कॉस थीटा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, तो इसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगी भाई, डीएस इधर ही होगा जिधर वेलोसिटी वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, जब वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर है तो डीएस भी परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 होगा, और cos 90 क्या रहेगा 0, तो वर्क डन भी हमेशा क्या रहेगा 0। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करेगा, और वर्क डन नहीं करेगा तो जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर रहती है, हाफ एम वी स्क्वायर रहती है। सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है पर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वो पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रही है, पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, और वो पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे। तो वेलोसिटी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, और मैग्नीट्यूड तो क्या है कांस्टेंट है, तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इस पे काम कर रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे काम कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करते क्योंकि वो वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो वैसे ही था, ये मेरे को नहीं बताना था, ये हल्की सी चीज थी। वैसे ही हम न्यूमेरिकल पे जो जा रहे थे वो मैं तो ये पूछना चाह रहा था इसमें क्वेश्चन में कि भाई इसका टाइम पीरियड बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो इसका पाथ कैसा होगा, मोशन कैसा होगा, तो इसका सर्कुलर मोशन होगा, तो ये पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, ये अल्फा पार्टिकल इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और किस टाइम पीरियड से रिवॉल्व करेगा और टाइम पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, बहुत आसान था, कि जो अंदर लगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो बाहर लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है पार्टिकल का मास, पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं, हम निकाल लेते हैं, हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा बराबर है किसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड में। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड में सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कितना है एम वी स्क्वायर बाय आर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हम देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एफ है जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये है। और मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में क्या होगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल है और वेलोसिटी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो गया, थीटा 90 हो गया, साइन 90 कितना है 1 हो गया, यही है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, v से एक v क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये अपॉन में इसके क्या आ जाएगा मास आ जाएगा। तो v बाय आर लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। तो लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस जो होता है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो ओमेगा आपने पढ़ा था, ओमेगा होता है लीनियर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस, यानी वेलोसिटी ज्यादा होगी रेडियस ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम तो रेडियस कम, वेलोसिटी और कम तो रेडियस कम। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डबल कर दोगे तो रेडियस डबल हो जाएगा पर एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। वेलोसिटी 3 टाइम्स कर दोगे तो रेडियस भी 3 टाइम्स हो जाएगा पर एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी। वेलोसिटी हाफ कर दोगे तो रेडियस हाफ हो जाएगा पर एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो v बाय आर आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई ओमेगा हो गया। ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल कर दो तो टाइम पीरियड अपॉन में 2 पाई किसके बराबर है भाई
m अपॉन में कितना हो जाएगा क्यू बी, यही है। कितना आ जाएगा, वैल्यू डाल दो तो ये उधर आज चला जाएगा। तो टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2 पाई m बाय क्यू बी। वैल्यू डालते हैं बेटा। मास कितना है पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, अल्फा पार्टिकल में देखो इलेक्ट्रॉन भी दो, प्रोटॉन भी दो, न्यूट्रॉन भी दो, सब कुछ दो दो। अल्फा पार्टिकल सॉरी कह रहा है हीलियम के एटम में, हीलियम के एटम में इलेक्ट्रॉन दो, प्रोटॉन दो, न्यूट्रॉन दो। तो एटम में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा तो न्यूक्लियस ही बचेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, न्यूक्लियस बचा। तो अब ये हीलियम का न्यूक्लियस है, तो इसे हम अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट लगभग बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन का मास यानी मास ऑफ प्रोटॉन लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर हम मास निकालें अल्फा पार्टिकल का, तो एक प्रोटॉन का मास, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 2, तो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही होगा। क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन का मास 2mp और 2 न्यूट्रॉन है तो 2 न्यूट्रॉन का मास 2mn। तो दोनों का सम कर देंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं न्यूट्रॉन के मास को मास ऑफ प्रोटॉन ही बोल दूंगा। तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। और जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे कितना होगा, 2 प्रोटॉन थे, एक प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है, तो 2 प्रोटॉन पे प्लस 2e चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, 2e होगा। वैल्यू आप डाल सकते हो इसमें, वैल्यू आप डाल दोगे टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। ठीक है, मास के लिए हम डाल देंगे कितना, 4mp। चार्ज हमारा आ जाएगा 2e। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 4 पाई हो गया। अब इनकी वैल्यू डाल दो। कितना मैग्नेटिक फील्ड कितने टेस्ला है, 80 टेस्ला है। तो कैंसिल हो गया, अपॉन में 20 आ गया। और मास ऑफ प्रोटॉन, तो देखो प्रोटॉन का जो मास होता है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसे 1.66 ऐसे करके होता है, बहुत लंबा, हम थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख ले रहे हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इन 10 की पावर -27 हो गया। तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27, यही है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो वैल्यू डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 10 की पावर -19 है, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -8 बचेगा ऊपर। ठीक है, और इसको भी अगर ऑलमोस्ट लाना चाहो तो ये 1.67 को 1.60 मान लो, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। ऑलमोस्ट लगभग जो आएगा वो कितना आ जाएगा, π/20 ये आ जाएगा। इसको आप लिखना चाहो तो ये 3.14 होता है। तो ये हटा दो डेसिमल, तो 10 की पावर 10 हो गया। और इसको सॉल्व कर लो, तो इतने सेकंड इसका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड, एक साइकिल ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी तो आपको पता ही है। कोई आपसे पूछे इसका रेडियस, अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी 1 बाय टाइम पीरियड हो जाएगा, वो कर लोगे आप। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, तो 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड कर लोगे, या 2 पाई न्यू कर लोगे। 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, रेडियस अगर वो पूछेंगे तो लीनियर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस इक्वल टू क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो आप यहाँ से रेडियस निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, रेडियस मिल जाएगा। हाँ बेटा, ई की वैल्यू क्या डाली थी आपने, ई की वैल्यू 1.6 इन 10 की पावर -19। ठीक है बेटा फंडामेंटल चार्ज होता है ना, ई जो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, ई ही होता है, जो फंडामेंटल बेसिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। अब ये हीलियम का न्यूक्लियस था, तो इसमें 2 प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, तो +2e था। ई की वैल्यू 1.6 इन 10 की पावर -19 कूलम था।
अब देखो इधर कितना हो जाएगा, अगर हम रेडियस देखें कितना आएगा रेडियस, तो रेडियस अगर आप निकालोगे तो इधर आ गया r, ठीक है, तो ये इधर ले आते हैं, तो v इंटू टी अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पाई r, और 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा r। अब यहाँ वैल्यू डाल दोगे, सबकी वैल्यू डाल दो। वेलोसिटी मैंने बोली थी c/2 है, c/2 तो इसमें वैल्यू डाल दो, c/2 वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में c ये आ जाएगा 4 पाई हो गया। और c आपको पता है c स्पीड ऑफ लाइट होती है, c आपका क्या पता है कितना है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट आप डाल दोगे यहाँ पे कितनी, 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम पीरियड डाल दोगे, तो टाइम पीरियड डाल दो, आपको रेडियस मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, तो आप रेडियस निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, आप इसमें सब कुछ निकाल सकते हो। आप इसमें टाइम पीरियड निकाल सकते हो, हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करेगा, रेडियस निकाल सकते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के भी आते हैं। ये साइक्लोट्रॉन में थोड़ा हेल्प करेगा क्योंकि इसी पे बेस्ड है थोड़ा साइक्लोट्रॉन। अगला आता है, ये दूसरे टाइप का था, अब हम तीसरे टाइप का देख लेते हैं बेटा, ठीक है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, देखो ऐसे समझते हैं कि मान लो एक वायर है, ये वायर एक टेबल पे पड़ी हुई है, तो ये वायर एक टेबल पे पड़ी है, इसमें करंट है, करंट है, कितना है करंट, मान लो I1 करंट है, कुछ भी ले लो, 10 एम्पियर का करंट है इसमें, ये XY वायर है, टेबल पे पड़ी हुई है, पर ये नहीं पता आपको करंट राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, करंट की डायरेक्शन नहीं पता, कोई बात नहीं। मैंने इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर एक और वायर रख दी, इसके पैरेलल रख दी, तो मैंने जस्ट इसके ऊपर एक और वायर रख दी, इसके पैरेलल रख दी, MN वायर रख दी। कौन सी वायर रख दी भाई, MN वायर रख दी, ठीक है। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया, MN वायर रख दी, इसमें करंट हमें पता है, मान लो इसमें करंट राइट साइड में जा रहा है, और कितना है बेटा, यानी M से N की तरफ जा रहा है, और करंट कितना I2, और मान लो कितना है 20 एम्पियर का है, कितना है 20 एम्पियर का है। और दोनों वायर के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कितनी हाइट पे रख दिया, ये वायर को इसके कितनी ऊंचाई पे रख दिया, यानी ऐसे था, ये एक वायर थी XY, और इसके ऊपर हमने MN वायर इसके ऊपर रख दी, XY वायर है, और इसके ऊपर हमने MN एक वायर इस पे रख दी, और कितनी हाइट पे, H हाइट पे रख दी। और मैं इस वायर को अगर छोड़ दूं, तो ये वायर तब भी इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे रहे, तब भी इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे रहे, यानी ऊपर वाली वायर जो है वो रेस्ट की कंडीशन पे है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे है। हाइट मान लो कितने mm की हाइट है, 1 mm की हाइट है, 1 मिलीमीटर ऊपर रख, तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे रहे ऊपर वाली वायर, ठीक है। तो नीचे वाली वायर में किस डायरेक्शन में करंट होगा, और ऊपर वाली वायर का मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी जो नीचे टेबल पे वायर रखी है, उस वायर की करंट की डायरेक्शन बतानी है। वो तो बड़ा आसान है, क्योंकि बेटा नीचे वाली वायर ऊपर वाली वायर को रिपल करेगी, तभी वो उसके वेट को बैलेंस कर पाएगी। तो रिपल्सन के लिए क्या होना चाहिए, करंट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऊपर वाली वायर को नीचे वाली वायर क्या करे, देखो नीचे वाली वायर, ऊपर वाली वायर का वेट किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है, mg लग रहा है। तो नीचे वाली वायर उस पर किधर फोर्स लगा है, नीचे वाली वायर उस पर जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा है, यानी रिपल्सिव फोर्स लगा है, तब वो वेट को क्या कर पाएगा, बैलेंस कर पाएगा, तब नेट फोर्स क्या हो पाएगा, 0 हो पाएगा। तो नीचे वाली वायर ऊपर वाली वायर को रिपल करेगी, तभी तो वेट को बैलेंस करेगी। तो रिपल करने के लिए किस डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट होना है, यानी y से x की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो वायर रिपल करेंगी, सेम डायरेक्शन में होता तो, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो वायर क्या कर लेती, अट्रैक्ट कर लेती। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट। अब हमें पता है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन तो पता चल गई। उन्होंने पूछा है तो ऊपर वाली वायर का मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा अगर ऊपर वाली वायर जो है इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे है, हवा में लटकी हुई है,
ठीक है। तो हवा में कोई वायर, जब ये वायर है मान लो, अगर ये पेन है तो ये एक से मैं छोड़ूंगा तो हवा में नहीं लटकेगा, तो नीचे गिर जाएगा। कौन खींच के ले जा रहा है नीचे? वेट। तो अगर कोई फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग जाएगा तो ये हवा में स्टेशनरी कंडीशन पे रह जाएगा, स्टैटिक कंडीशन पे, तो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे आ जाएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं बेटा, तो ऊपर वाली वायर का मास पर यूनिट लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? मास पर यूनिट लेंथ निकालना है। ऊपर वाली वायर नीचे वाली वायर से कितनी हाइट पे है? h हाइट पे है, यानी 1 mm पे है। ये h हाइट ही आपका क्या हो गया? r। दोनों वायर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? दोनों वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो आप देखो क्या हो जाता है, देखते हैं बेटा। वेट नीचे लग रहा है, पहले तो हम देखेंगे ये वायर इसको क्या करेगी, दो करंट कैरिंग वायर के बीच में क्या होता है बेटा, दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। इस केस में रिपल्सिव चाहिए क्योंकि वेट को बैलेंस करना है, तो रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। तो एक्स वाई वायर mn वायर को क्या कर रही है? रिपल कर रही है। कितने फोर्स से रिपल कर रही है? F फोर्स से। दो करंट की स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होता था वो म्यू नॉट अपॉन में कितना होता था? 4 पाई 2 I1 I2 और L बाय R, यही तो होता था। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 L बाय R, इतना फोर्स लगता था। तो कोई बात नहीं, हमें जो निकाला, और ये फोर्स जो है उसके वेट को बैलेंस करेगा। ये फोर्स उसके वेट को बैलेंस करेगा। वेट किधर लग रहा है भाई? वेट लगेगा नीचे की तरफ, वेट लगेगा। कितना वेट लगेगा? वेट लगेगा कितना? mg वेट लगेगा। तो इस वायर पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, क्या हो जाए? नेट फोर्स ऊपर वाली वायर पे क्या होना चाहिए? नेट फोर्स ऊपर वाली वायर पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तभी ऊपर वाली वायर इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे होगी। और इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे होने के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स उस पे लग रहा है वो वेट को बैलेंस करेगा। मैग्नेटिक फोर्स वेट को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। तो नेट फोर्स जो होगा, एक में से दूसरा माइनस कर देंगे, यानी मान लो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स माइनस वेट, मैग्नेटिक फोर्स माइनस वेट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में क्या? अपोजिट होने चाहिए। तब वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और क्या हो जाएगा? तब ऊपर वाली वायर इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगी। वैल्यू डाल देते हैं। वेट तो हमें पता ही है भाई, वेट कितना है? वेट हमें पता है कितना है भाई? mg है, तो वेट mg हो गया। और फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और 2 I1 I2 और L बाय R। तो हमें पे एक चीज समझते हैं, जी इधर ले आते बेटा तो जी इधर आ गया, और L इधर ले जाते तो अपॉन में L आ गया। तो हमें मास पर यूनिट लेंथ ही तो निकालना है। मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है? मास अपॉन में लेंथ। तो यही है बेटा आपका मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ये फाइंड कर लोगे आप, वैल्यू डाल दोगे आप सारी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है। I1 I2 कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? I1 10 और 20 कितना हो जाएगा? 200 और 2 कितना हो जाएगा? 400। ठीक है। अगला G कितना है? G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लो, तो 10 है तो ये कैंसिल कर दो, 40 हो गया। ठीक है। R की वैल्यू, R 1 mm है, तो मीटर में चाहिए, तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है, तो ये 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है। तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। ये है, तो कितना हो जाएगा? ये हटा देंगे तो ये 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया बेटा? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है। इतने किलोग्राम पर मीटर, इतने किलोग्राम पर मीटर। मास पर यूनिट लेंथ आ गया, मास पर यूनिट लेंथ आ गया। ठीक है। ग्राम पर मीटर में भी निकालना चाहो तो ग्राम पर मीटर में भी निकाल लो, वैसे किलोग्राम पर मीटर ऐसा ही यूनिट हो जाएगी। ग्राम पर मीटर में निकालना है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 4 ग्राम पर मीटर। 4 ग्राम पर मीटर, पर किलोग्राम पर मीटर में निकाल लोगे तब ये वायर इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन में रहेगी। ये तीसरे टाइप का था। अगला देखते हैं बेटा, अगला जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो वाला देख लेते हैं उस तरीके से। तो देखो इस टाइप में देखते हैं कि मान लिया ये हमारी एक वायर है और यहाँ पे हमारा कोई स्क्वायर लूप रखा हुआ है, कोई लूप रखा हुआ है, स्क्वायर लूप रखा हुआ है, या सर्कुलर लूप दे देंगे या स्क्वायर लूप दे देंगे, तो स्क्वायर लूप रखा हुआ है।
इसमें करंट मान लो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, फोर्थ टाइप का हो गया। करंट मान लो इसमें क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसमें करंट क्लॉकवाइज है। ये आपका लूप है, इसको नाम देना है तो दे दो पी क्यू आर एस, ये हमने नाम दे दिया। इसमें करंट मान लो कितना है, I1 है, मान लो कुछ भी ले लो, 8 एम्पियर ही ले लिया हमने 8 एम्पियर। तो और इसके बगल में क्या रखी हुई है, इसके बगल में जो है वो एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर रखी हुई है। तो ये XY है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है या वेरी लॉन्ग भी बोल सकते हैं, और ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और इसमें करंट ऊपर है, इसमें करंट ऊपर है। कितना करंट जा रहा है, मान लो I2 करंट जा रहा है, मान लो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये वाला जो बगल में जो लूप है ये स्क्वायर लूप है। कैसा लूप है, स्क्वायर लूप है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो साइड होगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो साइड है, एज लेंथ जिसे कहते हैं या साइड जो बोलते हैं, तो इसकी साइड को ए से बोल दिया हमने, ए से डिनोट कर ले रहे हैं। तो मान लो इसकी जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की साइड है। तो ये साइड हो गई, एज लेंथ हो गई, साइड ही बोलते हैं। अच्छा, और इसका जो पीएस से जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो कितने सेंटीमीटर है, यानी पीएस जो है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से इसका जो डिस्टेंस है वो मान लो कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो बहुत सारी चीजें वो पूछते हैं, क्या क्या वो पूछते हैं, इसमें क्या क्या किस टाइप के बन सकते हैं, इसी में 3 टाइप के बन सकते हैं कि भाई नेट टॉर्क बताओ लूप पे, तो हम नेट टॉर्क पूछ सकते हैं, नेट टॉर्क ऑन द लूप। तो चाहे स्क्वायर लूप हो चाहे रेक्टेंगुलर लूप हो, नेट टॉर्क 0 होता है, नेट टॉर्क 0 होता है। तो नेट टॉर्क 0 होता है, वो आप आगे समझ लोगे क्यों नेट टॉर्क 0 होता है, ठीक है, वो आप आगे समझ लोगे। अभी जब आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पहले जब पढ़ोगे कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप व्हेन कैप्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एंगल की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो जो टॉर्क होता है किसी लूप पे, जो टॉर्क होता है, टॉर्क जो होता है वो होता है NIAB साइन थीटा। ये होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न, कितनी टर्न है, कितनी नंबर ऑफ टर्न है, भाई कई टर्न्स भी तो हो सकती है। तो यहाँ तो एक सिंगल टर्न है तो एन को हटा दो, 1 ही रहेगा, एन तो 1 रहेगा। तो करंट कितना है बेटा, करंट तो I1 है, ठीक है। और ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, किसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। फर्स्ट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, फर्स्ट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। ऐसे राइट हैंड लेंगे, करंट एक्स से किधर जा रहा है, करंट एक्स से वाई जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, V2 मैग्नेटिक फील्ड होगा। एरिया किसका लेंगे, आई करंट था, किसका करंट भाई, आई जो है करंट है। आई जो होता है, जो फॉर्मूला है वो ये है। टॉर्क जो होता है, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से, और वो होता है NIAB साइन थीटा। एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, आई करंट इन द लूप, ए एरिया ऑफ द लूप, बी मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में लूप रखा हुआ है, और थीटा मैं बताता हूँ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही टर्न है, तो N1 ही है, तो हटा देंगे। करंट कितना है लूप में, करंट I1 करंट है लूप में, ठीक है। एरिया A है, छोड़ो। और ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में है, जो PQRS लूप है, करंट कैरिंग लूप है, वो फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी I2 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा कितना, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर होगा, तो इनवर्ट नॉर्मल होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B2 मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो B2 क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा, एक और चीज है, एक चीज होती है बेटा एरिया वेक्टर भी। तो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, B2 अंदर है, और एरिया वेक्टर जो होता है ना उसे हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, क्या लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। तो उसका जो एरिया होता है वो एरिया किस, मतलब एरिया का एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये आपकी कॉपी है, तो ये इसका प्लेन है, ठीक है, बुक का प्लेन है, यानी रजिस्टर का प्लेन है। तो इसका एरिया वेक्टर जो होता है वो इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है।
तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, लेंगे नॉर्मल। तो मान लो ऊपर लिया, ये नॉर्मल लिया, तो अब मैं देखो ऐसे है तो बाहर हो गया, ये ऊपर हो गया, और ऐसे करके किधर हो गया, अंदर हो गया। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो अंदर की तरफ एरिया वेक्टर होगा, अंदर की तरफ एरिया वेक्टर होगा। तो ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, वो 0 होगा। और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा क्या होगा, 0। अगर आप बाहर भी ले लोगे कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, क्योंकि बाहर भी लोगे तो 180 हो जाएगा एंगल, और साइन 180 भी 0 ही होता है। तो नेट टॉर्क तो 0 लगता है। अभी तो याद ही कर लो, जब तक आप वो फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं, इतना नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी आगे था। ठीक है, करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा, इतना अभी याद कर लो कि नेट टॉर्क 0 होता है। नेट टॉर्क कितना होगा, 0। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो इसमें दूसरा पूछ सकते हैं कि भाई नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स मैंने निकालना बता दिया था कि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, पी क्यू पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, एस आर पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, इन दोनों पे कोई फोर्स ही नहीं है, ना पी क्यू पे कोई फोर्स, ना एस आर पे कोई फोर्स। इस वाले पी एस पे फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, इधर कितना लगेगा, F1। और क्यू आर पे फोर्स लगेगा रिपल्सिव, कितना लगेगा, F2। ठीक है, और पी क्यू और एस आर पे फोर्स नहीं लग रहा, और अट्रैक्टिव फोर्स F1 ग्रेटर होगा रिपल्सिव फोर्स F2 के। तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, F1 माइनस F2, और नेट फोर्स इस पे अट्रैक्टिव ही होगा। नेट फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, और वो हम निकाल सकते हैं नेट फोर्स। तो ये मैंने करा ही रखा था। अगला देखते हैं, ये दूसरे टाइप का था, तीसरे टाइप का देखते हैं इसमें हम। तीसरे टाइप का क्या होगा कि भाई ये जो स्क्वायर लूप है इसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। स्क्वायर लूप के सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा वो बताओ। ये तीसरा क्वेश्चन उसी के लिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। तो बहुत आसान है, आप ये समझो कि अब देखो मैग्नेटिक फील्ड दो वजह से होगा, इस लूप को भूल जाओ। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट किधर है, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड नॉर्मल होगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड नॉर्मल होगा। तो इस वायर की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B2 होगा। कितना होगा बेटा, B2। एक्स वाई जो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I2, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड नॉर्मल होगा। तो अंदर की तरफ होगा नॉर्मल होगा, अंदर की तरफ होगा क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल होगा, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है हम निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस चाहिए होता है हमें, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप बताओगे कितना डिस्टेंस होगा सेंटर का इस वायर से। इस वायर से सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको मैं R2 मान लूं, मान लो मैंने R2 मान लिया। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा भाई, 5 सेंटीमीटर ये है, और ये पूरा कितना था 20। तो मिड पॉइंट इस पे क्या होगा, ये पूरा 20 था, पूरा 20 है। तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा 10। तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो 5 यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बेटा, 15 सेंटीमीटर आ गया। तो 15 सेंटीमीटर आ गया। तो B2 मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेते हैं। तो B2 कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। करंट कितना है भाई, करंट है I2। डिस्टेंस कितना है पॉइंट का, इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है R2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, किधर होगा, इनवर्ड नॉर्मल होगा, किधर होगा, इनवर्ड नॉर्मल। तो ये जो लंबी सी वायर है XY, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा और अंदर की तरफ होगा। करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। कितना है वैल्यू डालते हैं, I2 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया, R2 कितना है 15 है, सेंटीमीटर में, मीटर में तो 10 की पावर -2। और अगर हम देखें तो कैंसिल कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ गया, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, यही है। अब म्यू नोट की भी वैल्यू डाल दो, तो म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो पाई से पाई कैंसिल, ये फिर 2 आ गया, तो कितना आ गया ऊपर, 4 आ गया। तो 4/3 इंटू 10 की पावर -5, इतने टेस्ला आ गया। ठीक है,
अगली चीज एक और है बेटा, ये तो इसकी वजह से हो गया। अरे ये लूप के क्या, ये लूप में भी तो करंट है, तो इस लूप में भी करंट है, तो इस लूप में करंट है तो उसकी वजह से भी वायर का तो काम खत्म। तो लूप में करंट है तो उसकी वजह से भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अपना आप देखेंगे बाहर होगा कि अंदर होगा। तो देखो कैसे करंट जा रहा है भाई, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो अंदर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो किधर होता बेटा, बाहर होता। तो देखो पहली वाली जो वायर थी उसकी वजह से जो था वो B2 था, वो किधर आया, इसमें करंट I2 था, तो जो B2 था वो इनवर्ड नॉर्मल था। क्या था, इनवर्ड नॉर्मल, अंदर की तरफ था। और इसकी वजह से इसमें भी करंट कैसे जा रहा है भाई, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इनवर्ड नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज होता तो आउटवर्ड नॉर्मल होता। अगर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो आउटवर्ड नॉर्मल, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड नॉर्मल, राइट हैंड से किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे कितना आएगा, वो भी देख लेते हैं बेटा। तो मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, आप इसको कट कर लो कॉर्नर पे, इमेजिनरी है ये बात, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो ले लोगे आप। तो इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा उसको जो भी लिखोगे कितना आ जाएगा, पूरा तो 20 था, यानी ए था 20, तो ये इतना कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब अगर हम देखेंगे तो ऊपर का एंगल φ1, नीचे का एंगल φ2। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, एक फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होगा। तो इसकी वजह से जो फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना हो जाएगा, तो वो होता है μ0 अपॉन में 4 पाई। और वैसे तो कितना था, अगर इनफाइनाइट वायर होती थी वो कितना आता था बेटा, तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता था वो कितना आ जाता था, वो आपका आता था μ0 I अपॉन में कितना आता था, 2 पाई R आता था। कितना आता था, 2 पाई R आता था। या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, तो 2I और अपॉन में क्या हो गया 4, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और अगर फाइनाइट वाली होती थी तो ये 2 हटा दो तो आता था साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये बताया था, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है, याद होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज अगर ये है, क्लॉकवाइज चल रहा है करंट, तो किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर होगा। तो एक की वजह से देखते हैं, तो ये तार, इसकी वजह से भी अंदर, ऊपर वाले की वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, और सबकी वजह से सेम आएगा। इसकी वजह से भी बी, इसकी वजह से भी बी, इसकी वजह से भी बी, इसकी वजह से भी बी। ठीक है, तो सबकी वजह से आएगा इतना बी आएगा, तो सबकी वजह से बी आएगा। तो हमें पता है ये φ1 φ2 कितने होंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री के होंगे। तो ये 45 डिग्री डालेंगे और ये भी 45 डिग्री डालेंगे, कितना हो जाएगा, साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा, 2/√2, यानी √2 आ जाएगा। ये है। अच्छा, करंट इसमें जो है ये है, तो इसके कितने टाइम्स आएगा बेटा, 1 2 3 4, तो इसके 4 टाइम्स आएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लूप की वजह से, नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, कितना होगा, B1 होगा। और वो एक साइड की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है B, उसके कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी अंदर, ऊपर वाले की वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से सबका ऐड हो जाएगा। तो इसके 4 टाइम्स कर देंगे, यानी इसको 4 टाइम्स कर दो, तो 4 टाइम्स V ही नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, क्या आ गया, B1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका। और किधर है बेटा, इनवर्ड है। आप इसमें R की वैल्यू देखेंगे तो R की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, इसके लिए R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये है करंट, इसके अंदर कितना करंट है भाई, I1 करंट है, तो I1 करंट डालेंगे, कितना है वो 8 है, 8 हो गया। तो हमें पता है कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1 μ0, इसकी वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो ये कैंसिल हो जाएगा, -6 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 32√2 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला।
कितने टेस्ला हो गया। इसको भी 6 की फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 40/3 × 10⁻⁶ टेस्ला। तो B1 भी अंदर है, B2 भी अंदर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे B डैश बोल दो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा B1 + B2, क्योंकि इस वायर की वजह से जो B2 था वो अंदर था और लूप की वजह से B1 अंदर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम है, तो B1 भी क्या है, इसमें करंट क्लॉकवाइज है तो B1 भी अंदर और इसकी वजह से भी B2 भी अंदर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 + B2 है, आप दोनों को ऐड कर लो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा B डैश है वो B1 + B2 है। ये रहा B1 और ये रहा B2, दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। और किधर की तरफ आएगी, डायरेक्शन आएगी इनवर्ड नॉर्मल। किधर आएगी, इनवर्ड नॉर्मल। तो ये चौथे टाइप का था। अगला एक देखते हैं बेटा, 5th टाइप का एक देख लेते हैं हम, ठीक है। 5th टाइप का एक देखते हैं हम। फिफ्थ टाइप का एक हम देखते हैं, उसके हिसाब से हम करते हैं। देखो मान लो ऐसे वायर जा रही है, ये वायर है इस तरीके से, फिर इसमें इधर गया और फिर इसमें इधर है और फिर इसमें इधर है, इस तरीके से ये गई है वायर, इसमें है, इसमें करंट इधर गया, इसमें करंट इधर गया, इसमें ऐसे गया और फिर ऐसे निकल गया। ये एंगल आपको दे रखा है, मान लो 120 डिग्री का है। नाम देना चाहो तो नाम दे दो, तो ये P, ठीक है, PQRS देना चाहो तो दे दो, ठीक है। तो PQRS यहाँ से ही ले लेते हैं पूरा, PQRS जो भी देना है, T दे दिया इस तरीके से। ये है, तो कह रहा है अगर इसको, ये एक करंट कैरिंग वायर ही है, ऐसे करंट जा रहा है, करंट जा रहा है ना इसमें, तो P से Q, Q से R, R से S, S से T, ऐसे करंट इसमें जा रहा है। P से Q, Q से R, R से S, S से T, और ये एंगल मान लो कितना है, 120 डिग्री का है। भाई ये एंगल कितने का है, 120 डिग्री का है, और इसमें करंट जा रहा है, मान लो इसमें 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। और ये जो वायर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाना होता है तो आप खूब सारी पैरेलल लाइंस दिखा दो और इक्वी डिस्टेंस पे दिखा दो। किस पे दिखा दो, इक्वी डिस्टेंस पे दिखा दो। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, खूब सारी लाइन दिखा दी और इक्वी डिस्टेंस पे दिखा दिया। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है मैंने दिखा दिया, मान लो ले लिया मैंने 800 गॉस, 800 गॉस ले ली। तो गॉस आपको पता होना चाहिए बेटा, 1 गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। तो 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने टेस्ला होगा, उतने टेस्ला ये आएगा। ये है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन आ जाए, मैग्नीट्यूड हो रहा। तो उन्होंने पूछा है कि भाई जो है, जो RS है, ये अगर मान लो RS की उन्होंने लेंथ दे रखी है, मान लो 20 सेंटीमीटर दे रखी है RS की लेंथ। तो RS पे नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा RS वाले फ्रेगमेंट में, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो RS वाले सेगमेंट में कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो बताना है। तो आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग वायर, तो हमें बाकियों से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो इसी से मतलब था, तो हमें इसी से मतलब है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई करंट कैरिंग वायर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, कितना लगता है, IL×B, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। वेक्टर फॉर्म में होता है IL×B होता है, स्केलर फॉर्म में जो लिखना होगा वो लिखना होगा ILB sin थीटा। ये है, हमें किस पे निकालना है, हमें किस पे निकालना है बेटा, RS वाले पे निकालना है। तो RS वाले की लेंथ कितनी है, लेंथ तो है 20 सेंटीमीटर है, तो लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैं इधर ही कर दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो करंट तो इसमें ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो आप खुद ही देखो,
मैग्नेटिक फील्ड अगर ये एंगल आपका 120 होगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हमें जो है इससे मतलब नहीं है, एसटी पे हमें निकालना नहीं, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सॉरी, पीक्यू पे भी नहीं निकालना, करंट 4 एम्पियर का था, पीक्यू पे भी नहीं निकालना है तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आरएस पे भी नहीं निकालना तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में था, और मैग्नेटिक फील्ड हमने देख लिया कितना है, ये रहा, आगे ले गया थोड़ा मैं। तो वैल्यू डाल दो, सारी वैल्यू। तो आपको पता है जो थीटा होगा वो करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है और इसकी लेंथ एल है जो कि 20 सेंटीमीटर है, लेंथ एल है जो कि कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो हमने ले ही लिया। तो हमें पता है आई एल वेक्टर क्वांटिटी होता है, करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही होता है, तो ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच में एंगल, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल और करंट एलिमेंट के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। तो थीटा यहाँ कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। और करंट कितना है भाई, 4 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड जो है गॉस में दिया था, मैंने टेस्ला में बदल लिया, 10 की पावर 1 गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला, टेस्ला में कर लिया। कितना है, ये हट जाएगा तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो हम वैल्यू डाल देंगे, कितना आ जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू कितना है, 4। लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो L इंटू बी और साइन 60। लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर -2। और बी कितना हो गया, 8 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। कितना है बेटा, कितना आ जाएगा, ये तो 80 हो गया, ये हटा देंगे, 10 की पावर -1, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, 8 8 जा 64। साइन 60 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा, तो √3/2, तो ये 32 हो जाएगा। तो 32 √3 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा किससे, आरएस पे फोर्स लगेगा। अगर वो पूछे आपसे फोर्स की डायरेक्शन बता दो, तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया इतने न्यूटन, 32 √3 10 की पावर -3, और डायरेक्शन है तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। तो हम आई एल को क्रॉस करेंगे बी के साथ। तो देखो करंट की डायरेक्शन में आई एल होता है, करंट की डायरेक्शन में आई एल है, तो आई एल ये रहा नीचे, ये आ रहा है आई एल, ऐसे आ रहा है, जो करंट की डायरेक्शन है वही आई एल की डायरेक्शन है। तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे समझाता हूँ, ये रहा, ये राइट हैंड लिया और ये आई एल है, आई एल क्रॉस बी। तो फोर्स किधर आएगा बेटा, फोर्स बाहर आएगा, फोर्स किधर आएगा, बाहर। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड नॉर्मल लगेगा, क्या लगेगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि आई एल ऐसे आ रहा है और क्रॉस बी करना है, तो फोर्स किधर होगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। या स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हो भाई। ये आई एल की डायरेक्शन थी, ये आई एल की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की ये, तो आई एल से क्रॉस करेंगे बी की तरफ, ये हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, यही है। तो आई एल से क्रॉस करेंगे बी की तरफ, तो आई एल क्रॉस बी, तो फोर्स किधर आएगा बेटा, फोर्स बाहर आएगा। यानी यहाँ पे आप रखो और स्क्रू को आई एल से बी की तरफ घुमाओ, आई एल से बी की तरफ घुमाओ। आई एल से बी की तरफ घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू किधर आएगा, बाहर आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, बाहर लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वायर पे लगेगा वो आउटवर्ड नॉर्मल लगेगा, क्या लगेगा, आउटवर्ड नॉर्मल लगेगा। तो ये इस टाइप का हो गया। एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। मैंने आपको बताया भी था बेटा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिंग है, ये 6 टाइप वाला था, अगर कोई रिंग है
और रिंग के कोई एंड ले लो, मान लो एक एंड ये ले लिया, एक एंड ये ले लिया, दो एंड ले लिए, कहीं पे भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आसपास ले लो, दूर ले लो, जहां पे भी ले लो, मान लो यहाँ ले लिया, ये 2 पॉइंट ले लिए, एम एन या पी क्यू कुछ भी लिख दिया, मान लिया पी क्यू एम एन जो भी ले लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ से वायर कनेक्ट कर दी और यहाँ से वायर कनेक्ट कर दी, और इसको मैंने सोर्स से कनेक्ट कर दिया। लो मैंने सोर्स से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मैंने आपको बताया था ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जितने भी वोल्ट की बैटरी हो, डीसी हो चाहे एसी सोर्स हो, जो भी है, अभी मैंने डीसी ले लिया, एक बैटरी ले ली, तो हमें पता है जो सोर्स है उसका ईएमएफ जो भी हो उसमें से करंट विड्रॉ होगा आई, और यहाँ पहुंचेगा आई। तो इसमें कितना जाएगा? अब ये दोनों देखो पैरेलल में है, तो करंट को जाने के लिए 2 पाथ हो गए, एक बड़ा पाथ हो गया, एक छोटा पाथ हो गया। मान लिया छोटे वाला जो है ये एलिमेंट, इसका जो रेजिस्टेंस है, छोटे वाले का रेजिस्टेंस R1 है, और जो बड़े वाला है, जो बड़े वाला है, बड़े वाले का रेजिस्टेंस R2 है। ये ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये छोटे वाला का जो रेजिस्टेंस है ये R1, और बड़े वाले का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R2 हो गया। तो यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको पता है जिस पाथ में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट कम जाता है, जिसमें कम रेजिस्टेंस होता है उसमें ज्यादा जाता है, तो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनवर्स रूल के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें करंट चला गया मान लो I1, और इसमें करंट चला गया कितना? I2। तो इस तरीके से करंट चला गया। तो आपको पता है बेटा ये PQ के जो दोनों हैं, ऐसे समझो इसको, मैं थोड़ा थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ। ये लो, ये भी PQ, ये भी PQ, ये भी P है ना, ये P है, ये P है, ये Q है, ये Q है। ये दोनों आपस में कैसे हैं एक दूसरे के साथ? ये दोनों आपस में ना पैरेलल में है। कैसे हैं? पैरेलल में है। और पैरेलल में ध्यान देना, ये छोटे वाला आर्क करंट कैरिंग आर्क PQ और बड़े वाला करंट कैरिंग आर्क PQ दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। छोटे वाला जो आर्क है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो R1 रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसमें करंट ज्यादा जाएगा, तो I1 ज्यादा होगा। तो करंट कम तो I1 ज्यादा, यानी छोटे वाले आर्क का रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा जाएगा, बड़े वाले आर्क का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम जाएगा। तो हम देखेंगे छोटे वाले आर्क का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? I1 R1, रेजिस्टेंस कम है R1 तो करंट ज्यादा है I1। बड़े वाले का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? बड़े वाले में करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R2, तो बड़े वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, R2 ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, R2 ज्यादा है, कैंसिल कर दिया। तो बड़े वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, R2 ज्यादा है, तो करंट कम होगा, I2 कम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज याद रखनी है कि I1 R1 इक्वल टू I2 R2। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि छोटे वाले का जो रेजिस्टेंस है, छोटे वाले रूप का रेजिस्टेंस जो है R1 वो कम है, तो उसमें करंट ज्यादा है I1। बड़े वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है R2, तो उसमें करंट कम है I2। दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और वो तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो क्या रहता है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से एक चीज देखेंगे बेटा, यहाँ से एक चीज देखते हैं, ठीक है। अब मैंने एक और चीज आपको बताया था, दोनों सेम मटेरियल के उससे बने। जो रिंग थी, रिंग तो एक यूनिफॉर्म मटेरियल से बनी हुई है, उसमें ही तो मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, P और Q। तो देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है? रेजिस्टेंस होता है रो L/A, ठीक है। तो छोटे वाले आर्क की लेंथ कितनी होगी? छोटे वाले आर्क की लेंथ होगी L1। अरे छोटे वाले आर्क की लेंथ कितनी होगी भाई? L1 लेंथ होगी छोटे वाले आर्क की। तो छोटे वाले आर्क की लेंथ L1 है, तो एक चीज नहीं बदलने वाली, पूरी रिंग का रेजिस्टिविटी सेम है, पूरी रिंग की रेजिस्टिविटी सेम है, पूरी रिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो पूरी रिंग की रेजिस्टिविटी सेम है, पूरी रिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है। सिर्फ क्या अलग है? लेंथ। छोटे वाले की लेंथ कितनी है? छोटे वाले की लेंथ L1 है, और बड़े वाले की लेंथ कितनी है? L2 है। तो R1 जो रेजिस्टेंस होगा, R1 रेजिस्टेंस होगा रो
L1 बाय ए, छोटे वाले आर्क की लेंथ डाल दी, ठीक है। ऐसे ही मैं R2 निकाल लूंगा, तो R इक्वल टू रो L बाय ए है, तो मैं R2 निकाल लूंगा, तो R2 कितना होगा, तो R2 होगा रो L2 बाय ए हो जाएगा, रो L2 बाय ए हो जाएगा। तो बड़े वाले आर्क की लेंथ L2 हो जाएगी, बड़े वाले आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। ये छोटे वाले आर्क की लेंथ थी, कितनी थी भाई, छोटे वाले आर्क की लेंथ कितनी थी, L1, और बड़े वाले आर्क की जो लेंथ थी वो कितनी थी, बड़े वाले आर्क की लेंथ कितनी थी, L2 लेंथ थी। तो यहाँ वैल्यू डालेंगे हम, तो R1 की कितनी थी बेटा, रो L1 बाय ए, R2 की कितनी थी, रो L2 बाय ए, रो से रो कैंसिल, रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल, ये आ गया। अब इनके बीच में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो मान लिया यहाँ है, छोटे वाले आर्क की वजह से देखते हैं कितना होगा, और बड़े वाले आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो पहले छोटे वाले आर्क की वजह से देखते हैं कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो छोटे वाला आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है, अरे कितना एंगल बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है। तो मैंने आपको बताया था आर्क की वजह से, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। फ्रीज हो रही है, कोई नहीं, वैसे मैंने करा रखा है, जो है आ जाएगी। तो हो गया। छोटे वाला जो आर्क है, तो छोटे वाला आर्क PQ आर्क, छोटे वाला PQ आर्क जो है, PQ आर्क छोटे वाला, इसकी लेंथ L1 है, ये सेंटर पे कितना एरिया बना रहा है, θ1 एरिया बना रहा है। छोटे वाले आर्क के अंदर से करंट I1 जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, उसकी लेंथ L1 है, और वो कितना एंगल शिफ्ट कर रहा है सेंटर पे, वो θ1 कर रहा है, θ1 एंगल इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो θ1 एंगल किसका है, छोटे वाले आर्क का आ गया। देख लेते हैं, इसमें देखते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता था, कितना होता था, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना होता था, 2r होता था, अरे म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता था। लेकिन मैंने यहाँ बताया था आपको, एक आर्क की वजह से कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 हो जाएगा, थीटा बाय 360। थीटा हमें डिग्री में डालना है, पर एंगल हमें डिग्री में डालना है, थीटा हमें डिग्री में डालना है, तो θ1 है, डिग्री में डालना है, पर मैं डिग्री में नहीं डालना चाहता, रेडियन में डालना चाहता हूँ, तो 360 2 पाई रेडियन के बराबर, तो 360 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो 2 पाई इंटू 2 कितना हो गया, 4 पाई। तो अब ये फॉर्मूला हो गया, इसमें थीटा रेडियन में डालना है, इसमें थीटा रेडियन में डालना है, तो B1 निकालना है हमें, तो B1 कितना हो जाएगा, इस छोटे वाले आर्क की वजह से B1 कितना हो जाएगा, θ1 म्यू नॉट I1 अपॉन में 4 पाई R, R तो रेडियस है, रेडियस तो लूप का नहीं बदलने, रिंग का नहीं बदलने वाला। और ये किधर होगा, इसमें करंट ऐसे जा रहा है बेटा, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो यहाँ से P से Q जा रहा है, घुमा दो उसको, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो B1 किधर आ जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल आ जाएगा। तो B1 आउटवर्ड नॉर्मल क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल है कौन सा, B1। ऐसे ही B2 भी निकाल लेते हैं, तो B2 कितना आ जाएगा, B2 भी देखते हैं बेटा, बड़े वाले लूप की वजह से देख ले, बड़े वाले आर्क की वजह से देख लेते हैं, बड़े वाले आर्क की वजह से हम देखते हैं, तो बड़े वाले आर्क की वजह से जो ये एंगल है, वो एंगल ये आ जाएगा, ये वाला एंगल आएगा, ये एंगल θ2 होगा, कितना एंगल होगा, θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था कितना आएगा, थीटा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, और पाई थीटा जो डालना है वो रेडियन में डालना है, तो अब एंगल θ2 हो गया। करंट कितना है बड़े वाले आर्क में, I2, रेडियस तो सेम ही रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड V2। बड़े वाले आर्क में करंट कैसे जा रहा है बेटा, बड़े वाले आर्क में करंट कैसे जा रहा है, P से Q जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल। तो B1 B2 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। B1 जो था आउटवर्ड नॉर्मल था, B2 जो है वो इनवर्ड नॉर्मल है। B1 आउटवर्ड नॉर्मल, B2 इनवर्ड नॉर्मल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका क्या आएगा, B1 माइनस B2 आएगा। अब एक और चीज है, जो एंगल होता है थीटा, वो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। छोटे वाले आर्क की लेंथ कितनी थी, L1, रेडियस कितना था, R,
तो एंगल θ1 मिल गया। तो θ1 किसके बराबर है? L1/r। तो r और r कितना हो गया? r²। तो ये क्या हो जाएगा? I1L1। ऐसे ही θ2 कितना हो जाएगा? θ2 हो जाएगा L2/r। तो θ2 जो है वो क्या है? बड़े वाले की आर्क की लेंथ यानी L2/r। r और r² और ये क्या हो जाएगा? I2L2। यही है, हमने प्रूव कर रखा है भाई I1L1 इक्वल टू I2L2। तो I2L2 I1L1 के बराबर है, तो ये I1L1 के बराबर ही है। तो B1 B2 के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो B1 इक्वल टू हो गया किसके? B2 के। और B1 आउटवर्ड नॉर्मल, B2 इनवर्ड नॉर्मल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। तो सेंटर पे हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो 0 रहेगा। आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने रिपीट करा दिया, एक दिन और कराया था। ठीक है बेटा, मैंने ये 6 तरीके के करा दिए। क्लास एंड करते हैं बेटा। 4th चैप्टर की ली थी, एक दिन मैं और कभी लूंगा। अभी मैं एक दिन केमिस्ट्री की ले लूंगा, फिर एक दिन और मैं फर्स्ट चैप्टर को सेकंड चैप्टर की भी ले लूंगा। मैंने सेकंड कह रहा, मैंने फर्स्ट सेकंड तो फिजिक्स में कराया नहीं, 3rd चैप्टर की ले लूंगा। ठीक है, क्लास एंड करते हैं बेटा।